नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय कोरोना का खौफ, सब लोग कोरोना को लेकर किस तरह से बचाव किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना कहीं सब्जियों से तो कहीं दवाइयों से तो कहीं अलग अलग ढंग से कहीं प्रवेश कर रहा है, किसी के संपर्क में आने से प्रवेश कर रहा है। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा जहर, रासायनिक जहर हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन कार्यों में घुला हुआ है, और वो है तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, जिनके उपयोग से हम रोज जहर खा रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो है और इसके एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात रवि केलकर जी से करवाने जा रहे हैं, जो जाने माने ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जैविक खाद्यान्न की कमेटी के सदस्य भी हैं, और तमाम सारे किसानों से जुड़े हुए हैं। एक लंबी चेन, एक श्रृंखला उन्होंने बनाई हुई है। कई सारे लोगों को वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल से लेकर ऑर्गेनिक ग्रेन से लेकर तमाम सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। रवि भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। तो रवि जी, कोरोना तो अपनी जगह है ही। कोरोना एक वक्ती मैं बोल सकता हूँ कि एक बीमारी है जिसका इलाज हम सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं सबसे पहले तो? देखिए, ऐसा है कि ये जो वायरस आया, अब इसके ऊपर बहुत सारे शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि क्या ये मानव निर्मित वायरस है या फिर प्रकृति में बनाया गया वायरस है। दोनों में अभी हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है, चूंकि वायरस तो अनादिकाल से अपने सिस्टम में रहे हैं, हमारी खेती के सिस्टम में रहे हैं, मानव के सिस्टम में भी रहे हैं। हम लोग जो खेती वाले हैं वो तो वायरस से हम लोग डील करते ही हैं। उसके लिए खासकर अगर वायरस की बात करें तो आप देखिए कि मिर्च की अगर जब भी आप लगाते हैं तो उसमें एक कोकड़ापन आता है, एक ऐसा जिसमें पत्तियां बिल्कुल ऐसी मुड़ जाती हैं। पपीते में इस तरह के वायरसेस आते हैं। लेकिन जो ह्यूमन वायरसेस हैं, और ये वायरस की बात अगर अपन करते हैं, तो सिस्टम में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट थे और आगे रहेंगे। कोरोना से अगर हमको निपटना है तो हमेशा से अपने प्राचीन काल में कहावत थी, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन और वैसा ही होगा शरीर। अगर आप अन्न कमजोर खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर कमजोर होगा। और जैविक कृषि को लेकर के इस तरह की जो उत्पाद उसका निकलता है, निश्चित तौर पर उन उत्पाद को खाने के बाद में जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसकी अपन आज बात कर रहे हैं, जो प्रतिरोधकता आनी चाहिए, वो 100% मानव शरीर में आती है। आप देखिए, पुराने बुजुर्ग तो थे, वो स्वस्थ रहते थे, उनकी जीवन शैली भी स्वस्थ थी और साथ में वो खाते भी बड़ा स्वस्थ थे। किसी भी प्रकार का जहर उनके खानों में नहीं रहता था। और एक बड़ी चिंता का विषय है, खान पान अगर आप जैविक कर भी रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से अगर ये कहूँ कि केवल जैविक गेहूं खाएंगे, केवल जैविक अनाज, जैविक चावल खाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। हमारे आहार का जो भी एक हिस्सा है वो सब प्रकार के अनाज, दालों, तेलों का मिश्रण उसमें होना चाहिए। हम हमेशा एक बात करते हैं कि विविध प्रकार के रंगों की सब्जियां, फल, अनाज या अन्न खाइए। और जब आप इस तरह की प्रवृत्ति अपने बीच में रखेंगे और पिज्जा संस्कृति को आप छोड़ेंगे, पिज्जा संस्कृति आज इतनी हावी हो चुकी है कि हमारे पुराने अनाज, छोटे अनाज जो हम ज्वार बाजरा जिसकी हम बात करते थे, वो अनाज हमारे सिस्टम से आज की तरफ हमारे प्लेट से ही गायब होने लगे। आज देखिए, दुर्भाग्यवश हमारा देश दालों का आयात करता है बड़े पैमाने पर। दुर्भाग्यवश आज हम तेलों का आयात कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम कृषि की दिशा, हम खेती वाले, या इवन देखिए, खेती, हम अकेले खेती वाले को हमने दोषी नहीं ठहराना चाहिए किसान को। अगर उपभोक्ता इस मानसिकता के लिए बन चुका है कि नहीं, हमको तो केवल हम गेहूं और चावल खा के जिंदा रहेंगे, क्योंकि उपभोक्ता देखिए आज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आज किसान में आज भी इलिटरेसी सबसे ज्यादा है। तो किसान को वो बातें समझ में नहीं आती कि क्या उगाना क्या नहीं उगाना। हम पढ़े लिखे लोगों ने, शहरी लोगों ने, व्यावसायिक लोगों ने अपना व्यवसाय बनाने के लिए उनकी खेती पद्धति में हमने इतना भारी परिवर्तन ले आया है कि जो भी अनाज हमारी प्लेट में आता है वो बाजार निर्धारित करता है, किसान निर्धारित नहीं करता। तो ये बात आज हमको बड़ी समझने योग्य है। और मेरा आज भी पूरा जोर इस बात पर है कि कोरोना से लड़ने का सेकेंडरी उपाय, देखिए मैं हमेशा, देखिए सेकेंडरी उपाय और प्राथमिक उपाय में एक अंतर है बहुत। मेरे घर में मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं। हम दो भाई हैं, वो आज
जैविक खेती का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। तो मेरे पिताजी से हमेशा इस मुद्दे को लेकर के चर्चा होती कि पिताजी, आप प्राथमिक डॉक्टर नहीं हो, आप द्वितीयक डॉक्टर हो, सेकेंडरी डॉक्टर हो। आप प्राथमिक डॉक्टर तो हम लोग हैं जो अन्न लाते हैं लोगों के लिए, लेकिन अन्न कैसा ला रहे हैं, किस प्रकार का ला रहे हैं। अगर मैं अन्न सब प्रकार के चावल, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह की सब प्रकार के अनाज खाने की मैं अगर किसानों को प्रेरणा दे रहा हूं एक किसान होने के नाते, तो वही किसान आज की तारीख में आज सच्चे मन से कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को मदद करेंगे। आपके पास तो बीमार व्यक्ति है और हम ये कोशिश करते हैं, हम किसान होने के नाते और खासकर जैविक किसान होने के नाते, जो ऑर्गेनिक फार्मर होने के नाते, कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो, लोग कम से कम बीमार पड़े, क्योंकि सब कुछ अन्न है और अन्न ही अन्नम परम ब्रह्म बोला जाता है। तो उस विषय को लेकर के निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना को अगर हराना है तो हमको अन्न की पूजा करनी पड़ेगी, विविध प्रकार के अन्न को हमारे भोजन में समावेश करना पड़ेगा, और वो भी जैविक, रासायनिक। बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ से एक चीज जो निकल कर आई कि आप जो अनाज खाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, यानी कि उसमें पेस्टिसाइड डला होता है, और पेस्टिसाइड को एक तरह से जहर माना जाता है। जब पेस्टिसाइड वाला अनाज आप खा रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है, कहीं ना कहीं शरीर पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि रवि भाई की अभी जो कैंसर के केसेस देश में बढ़ रहे हैं, विश्व में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम इनऑर्गेनिक खा रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा पेस्टिसाइड को लेकर के पंजाब को दोषी ठहराते हैं कि साहब हमको पंजाब में जो अभी स्थिति बनी है कैंसर मरीजों की, वो उसका हमेशा हम उदाहरण देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ा चौंकाने वाली बात बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग खासकर मालवा निमाड़ के अनेक गाँव में हमारा भ्रमण साल भर में होता है। मेरे ख्याल से हम लोग लगभग 200 से 300 गांव का भ्रमण करते हैं पूरे मालवा निमाड़ में हर साल, और ये प्रक्रिया पिछले 10 साल से हमारी चली आ रही है। एक चीज जो बड़ी नोटिस में आया, अब देखिए ना कि इंदौर के पास की अगर की बात करूं अगर मैं, तो इंदौर के पास में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आलू और प्याज का बहुत ज्यादा खेती होती है। और हम जब 10 साल पहले हम अपने आप को पीछे लेकर के गए, उसका आकलन किया, तो 10 साल पहले आलू प्याज में, खासकर मैं प्याज की अगर बात करूं, तो आलू प्याज में आपको न के बराबर दवा डालते थे लोग। आलू केवल फर्टिलाइजर से लोग पैदा करते थे, रासायनिक खाद से। गोबर खाद, चूंकि कंद वाली फसल है तो गोबर खाद हर खेतों में डलता ही था। प्याज को लेकर के इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं कुछ किसानों के खेतों में जब भ्रमण मैंने किया और उन गाँव में जब गया, तो आपको अभी कुछ दिन पहले हरसोला नाम के गाँव का एक आपको उदाहरण मालूम ही है कि हरसोला में लगभग 30 या 40 नंबर के ऊपर आज कैंसर के मरीज हैं, और अचानक से वो मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। वो हरसोला के आसपास और भी बहुत सारे गांव हैं। अगर इंदौर जिले की बात करें तो मैं कम से कम ऐसे 12 गांव को जानता हूं जहां पर कैंसर के मरीज हर गांव में मौजूद है। और पिछले कुछ दिनों पहले हम दोनों भाइयों को उन गाँव में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, खासकर जैविक की ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि 10 साल पहले जैविक की जब हम बात करते थे तो लोगों को इतना विश्वास नहीं था। लोगों को लगता था नहीं साहब, जैविक में उत्पादन कम हो जाता है, क्या होगा जैविक से, लोग भूखे मर जाएंगे। अगर आप वैज्ञानिक लोगों से ये बात पूछते हैं, मतलब दुर्भाग्यवश यही होता है। तो हम जब गए उन गाँव में तो सच्चाई पता चली कि हर गाँव में 10, 12, 15 मरीज हर गाँव में आज भी मौजूद है। और हम जिस निमाड़ बेल्ट में आज जाते हैं, जो खरगोन जिला हम जिसकी बात करते हैं, खरगोन जिले की अगर अपन बात करें, तो वहां भी हर गांव में आपको 1, 2, 4, 5 ऐसे अलग अलग संख्या में कैंसर के मरीज भयावह तरीके से मिलते हैं। ये हो गई बात कैंसर की। दूसरी बात आती है डायबिटीज की। हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि गांव वालों को डायबिटीज कैसे होगा, वो बहुत मेहनत करते हैं साहब, उनका तो फिजिकल बहुत अच्छा काम होता है, सब कुछ अच्छा होता है। शहर वाले तो खाना पीना करते रहते हैं और कम काम करते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं। गांव में डायबिटीज धीरे धीरे पैर पसारने लग गया। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ डायबिटीज को लेकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, एक भारत सरकार की एक संस्था है, जिन्होंने तेलुगु और तमिल के खून के नमूने दिए
आजकल जो तेलंगाना का एरिया है वहां पर भी कुछ लोगों के नमूने लिए, और तेलुगु और तमिल उन्होंने स्पेशली अपने रिपोर्ट में इसको मेंशन किया कि तेलुगु और तमिल के नमूनों में उनको बहुत ज्यादा डायबिटीज हो रहा था। तो डायबिटीज होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मेजर कारण में आया पेस्टिसाइड। क्योंकि तेलुगु और तमिल वो जो एरिया था, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, हैदराबाद को डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि डायबिटीज लोगों को है। जब उनके नमूने लिए गए उनके खून के सैंपल के, तो उसमें पेस्टिसाइड के भारी अवशेष पाए गए। अब पेस्टिसाइड ये काम करता है कि पेस्टिसाइड एक इरिटेंट का काम करता है। जैसे मैंने कोई फूल गोभी जहर वाली ली अंदर, और वो जहर मेरे शरीर के अंदर गया। आजकल लोग कहते हैं साहब डिसइंफेक्ट करो, डिसइंफेक्ट करो। डिसइंफेक्ट तो सरफेस का डिसइंफेक्ट करोगे। अगर कोरोना की अगर आप बात करते हो तो सब्जियों में आज घबराहट है कि साहब फलानी जगह से अगर सब्जियां ले ली तो हमको कोरोना होने का भय है, या फल से कोरोना आने का भय है, तो आप उसको धोते हो, पानी से धोते हो, पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीटमेंट करते हो, या फिर आप कुछ दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करते हो। लेकिन मुद्दा यह है कि व्यक्ति बाहरी जहर, जो फलों और सब्जियों के ऊपर बाहरी जहर है, खासकर अब इसको मैं जहर तो नहीं कहूंगा, ये अब तो कोरोना की बात करें तो कोरोना तो बाहरी सतह पर एक वायरस है जो चिपका रहेगा, या कई तरह के जीवाणु और फंगस भी बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। लेकिन अंदर जो जहर गया है, जो सिस्टेमिक पॉइजन, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक क्लेम करते हैं कि सब्जी और फलों के अंदर का जहर बोले हम निकाल देंगे पूरा, आप ये मशीन में डाल दो और हम उसको निकाल लेंगे। मेरा बिल्कुल भी उस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं है आज भी, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, संपर्क कीटनाशी और अंतःप्रवाही कीटनाशी, दो प्रकार के कीटनाशी मार्केट में आते हैं। आज से 15 साल पहले संपर्क कीटनाशी आते थे कि कीड़ा सामने दिखा तो सब्जियों के ऊपर अपन ने स्प्रे किया तो वो सब्जी की सतह पर टिका रहता था वो कीड़ा, और वो फिर धोने के बाद में उसका थोड़ा बहुत अंश जो है वो धुल करके निकल जाता था। लेकिन अंतःप्रवाही सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो सिस्टम के अंदर चले गए, आज मार्केट सबसे ज्यादा इन्हीं कीटनाशकों का आज की तारीख में है, और आप उसको कुछ भी कर लो वो सिस्टम के अंदर रहते हैं और एक धीमे जहर के रूप में आपके बीच में जाते हैं। मेरा केवल यही निवेदन है कि जब पेस्टिसाइड अंदर जाकर के हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम जो हम प्रतिरोध क्षमता की बार बार बात कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, तो 100% ये बात में होता है, सहमत है कि ये पेस्टिसाइड घातक हैं। आप कैंसर, डायबिटीज, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये बात अभी बहुत कम है। और एक चीज कोरोना के कारण एक बहुत चीज उभर करके निकल करके जो सामने आई है, खासकर सरकार की तरफ से भी, और दूसरे लोग इस बात को समझने लग गए हैं। देखिए, आयुष मंत्रालय ने अभी काढ़े को मान्यता दी कि काढ़ा पियो, और डॉक्टर्स ने भी, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी उस बात को स्वीकार किया। आज ICMR ने उस पर टेस्टिंग करी है उस काढ़े के ऊपर, और पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ टेस्टिंग आई। तो ये तरह की चीजें सिस्टम में आनी चाहिए। लेकिन जैविक को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, या उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, आज जो अनेक संस्थान, आज अभी भी ऐसा नहीं कि परसेंटेज कम है उसका, तो इस बात को लेकर के अपने वो है। मैं एक लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी ने एक बड़ा सुंदर वीडियो उनके गुजरात राजभवन से जारी किया है, और उन्होंने इसी सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात कही है। टोटली पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कंजम्पशन अब समय आ गया है कि इसको हम धीरे धीरे करें और अपनी ताकत बढ़ाएं। इतनी अच्छी जानकारियां दी है, मैं भी मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। रवि केलकर जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक पर ही बात होती है। बहरहाल इस पूरी बातों में रवि भाई एक निष्कर्ष निकल कर तो सामने आया कि कोरोना तो तात्कालिक जहर और डर का और इसका इलाज भी है, लेकिन जो पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, जो जहर हम इनऑर्गेनिक के नाम पर खा रहे हैं, जल्दी सब्जियां, बड़ी सब्जियां, कई सारी ऐसी चीजों के नाम पर हम खा रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं, उसका अंत भी नहीं, और उसका अंत बहुत बुरा है। कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां इसी की वजह से जन्म ले रही है। जेनेटिक भी होती है, लेकिन कई सारी बीमारियां इसी की वजह से जन्म ले रही है।
क्या लगता है कि आपको, आप तो सरकार की कमेटी में भी रहे हैं जैविक फार्मिंग की, तो किसान को भी बहुत वक्त लगता है इस किसी भूमि को जैविक में कन्वर्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो खासकर सबसे बड़ा जो जैविक खेती को लेकर के एक बड़ा भ्रम लोगों के बीच में है कि जैविक खेती से उत्पादन कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है, और इस भ्रमजाल को हमको किसानों के बीच में पहली बात तो तोड़ना है। पहला तो ये है। अब दो बातें इसमें निकल करके आती हैं कि हम जिस जैविक खेती की बात करते हैं वो मार्केट आधारित नहीं होनी चाहिए, कि मार्केट से मैंने खाद ला करके 2-4 बोरी जैविक की ला करके डाल दी और मैंने खेती कर ली। और किसान के मन में ये एक फांस बनी रहती है और एक डर बना रहता है ना। तो इस विषय को लेकर के हम किसानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमको सफलता मिली जागरूकता अभियान में, जो ज्यादातर किसान पहले साल से ही अपने भूमि का कुछ हिस्सा जैविक में करना चालू कर देता है, उसमें हमने उनको ये समझाने की कोशिश करी कि खेती अपने पेट के लिए। अभी खेती जो है ज्यादातर किसान पेट के लिए नहीं सोचते। अब आप बताइए, अगर मालवा के किसी किसान की अपन बात करें, मालवा की मैं खासकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मालवा में आज भी मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल पद्धति, यह आज भी मालवा में बहुत जगह जगह विद्यमान है। सोयाबीन, गेहूं, इस तरह का। इसके अलावा और मक्का, थोड़ा मक्का भी पहले थोड़ा दिखता था, अब कई खेतों में से मक्का भी धीरे धीरे गायब होने लगा। अब हमको यह समझना है कि मैं खेती कर रहा हूं तो मेरे पेट के लिए पहले कर रहा हूं, ठीक है, पेट के लिए कर रहा हूं। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा 150 किलोमीटर दूर, इंदौर से अगर थोड़ी दूर की तरफ जाएंगे तो 150 किलोमीटर दूर पर एक आदिवासी क्षेत्र है। वो आदिवासी क्षेत्र में 1 एकड़ में आपको 7-8 प्रकार की फसलें, खासकर मैं झाबुआ जिले की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, 1 एकड़ में 7-8 फसलें मामूली बात है। और 7-8 फसलें एक एकड़ में वो जो लगाता है, और उसका इकोनॉमिक्स अगर अपन हम गणित करें, कैलकुलेशन करें, उसकी गणना, अर्थव्यवस्था उसकी किसान की देखें, तो वो 1 एकड़ वाला आज मेरे मालवा के 1 एकड़ वाले से ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है। ये मैं आपको इसलिए डंके की चोट के साथ कह रहा हूं कि दोनों तरफ की कैलकुलेशंस है मेरे पास में। एक मालवा का सोयाबीन, केवल अकेला 1 एकड़ का सोयाबीन का किसान, जिसका आज औसत उत्पादन 5 क्विंटल के आसपास रह गया है, 5-6 क्विंटल का, वो भी ठीक ठाक कंडीशन में। जलवायु परिवर्तन आज इतना बड़ा अपने सामने चैलेंज है कि आपको अगर एक फसल पर अपनी खेती को निर्भरता रखोगे तो आपको निश्चित तौर पर धोखा ही धोखा है ना। तो हमने उन किसानों से, जो खासकर आदिवासी किसान है, हमने जब उनसे पूछने की कोशिश करी, यार ये आप जो एक मुख्य फसल जो लगा रहे हो, कि इसके अलावा आप 7-8 फसलें क्यों लगाते हो? उस आदिवासी का एक बड़ा सुंदर जवाब आया। बोले साहब, पेट के लिए लगाता हूँ, बोले मैं, क्योंकि गरीबी है, पैसे की कमी है, पानी की कई कई जगह कमी है, उस जगह उन इलाकों में, कभी कभी किसी किसी टुकड़े में। तो आत्मनिर्भरता, ये जो परिभाषा है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार अभी आज बोल रहे हैं कि गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए, मैं आपको बता दूं, अभी भी कई किसान आत्मनिर्भर अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनकी संख्या कम है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब वो दुनिया देखते हैं, जब वो गुजरात जाते हैं, क्योंकि वो किसान आज श्रमिक के तौर पर ही भी काम करते हैं, किसान भी है, और 8 महीने के बाद जब उनके पास पानी नहीं रहता उनकी जमीनों में, तो वो गुजरात, चूंकि पास में झाबुआ के पास लगा हुआ है, तो वहां पर वो मजदूरी करने चले जाते हैं। लेकिन वो आत्मनिर्भरता की जो बात है, खासकर मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि खेती में आत्मनिर्भरता मतलब पहले अपना पेट भरो, पर पेट ऐसा मत भरो कि जहर वाला पेट भरो, क्योंकि जहर वाला पेट भरना चालू किया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की खेती करना चालू की, तो ये सोचने वाली बात है। आप देखिएगा, आप किसी भी किसान से पहला प्रश्न पूछिएगा कि आप अपने घर का तेल कहाँ से लाते हो, पहला प्रश्न। बोले साहब बाजार से लाता हूँ। मैंने कहा बाजार से क्यों लाते हो, खेत में तो तुम्हारे यहाँ पैदा हो सकता है ना। अब मैं विशेष तौर पर एक सोयाबीन को लेकर के स्पेशली आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोयाबीन की तरफ कई लोगों का रुझान है। कई बार ये मेरे मन में प्रश्न आता है, अजीत मेरे जो भाई हैं उनके मन में प्रश्न आता है कि सोयाबीन हम पैदा करते हैं, सोयाबीन को पैदा करने के बाद उसकी डी ऑयल केक विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, उसका दाम अच्छा मिलता है, इसलिए वो
व्यापारियों को उनका अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन तेल विदेशी आदमी अपने से क्यों नहीं ले जाता है? आप भी जरा विचार कीजिए कि सोयाबीन का तेल विदेशी आदमी क्यों नहीं खाता। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो पूरा तेल इंडिया में खपत हो जाए, अपने देश में, भारत में खपत हो जाए, उसकी कौन खाएंगे? हम और आप जैसे लोग खाएंगे। और उसका असली प्रोटीन जो है हम बोले बाहर देंगे, क्यों? पैसे के लिए। तो हम खेती किस तरह की कर रहे हैं, समझना ये है। तिल, मूंगफली, सूरजमुखी सफलतापूर्वक, चाहे वो मालवा की बात करें, चाहे वो निमाड़ की बात करें, मैं अभी ये दोनों एरिया की इसलिए आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जोन में, मेरा अभी ज्यादा दखलंदाजी और ज्यादा काम चल रहा है। मैं बाहरी राज्यों में भी जाता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में अगर मैं काम करने जा रहा हूँ, जम्मू के पाकिस्तान बॉर्डर के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ गांव है जहाँ पर हम लोग जैविक बासमती के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर भी वही मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। तो कुल मिलाकर के ये समझने की जरूरत है कि सरकार अगर आपको सुविधा दे रही है, पानी, बिजली और सड़क, ये 3 मुद्दे हैं जो आज किसान को सरकार ने बहुत दिए हैं पिछले 15 सालों में। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत परिवर्तन आया है कई इलाकों में। लेकिन अगर किसान अपनी फसल पद्धति में नहीं बदलाव लाएगा तो आगे वो खुद को भी नहीं बचा पा रहा है, और आगे जो समाज में वो जो अन्न देता है वो भी दूषित अन्न दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैविक खेती के माध्यम से ही अपना ये उद्देश्य पूरा हो सकता है इस चीज को लेकर। बहुत अच्छी बातें रवि केलकर जी ने कही है। हालांकि वक्त हमारे पास कम है और इनके पास ज्ञान का अकुंठ भंडार है, और जैविक खेती को लेकर जितनी बातें कहते हैं वो सब इनकी आजमाई हुई है। खुद किसानों से मिलते हैं, किसानों के लिए खुद फील्ड में जाते हैं, वहां पर गांव में बैठकर किसानों को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं जैविक खेती करवाने के लिए। और सिर्फ खेती ही नहीं करवाते, उसके प्रोडक्ट को बिकवाने की व्यवस्था भी करवाते हैं। उसके लिए तमाम सारे ब्रिजेस बनाते हैं, तमाम सारी चैनल बनाते हैं, कई सारे ऐसे प्रयोग केलकर बंधु करते रहते हैं। तो रवि जी, आज आपने इतनी सारी रोचक जानकारियां दी है। अगली बार फिर आपसे आगे के फेस में फिर बात करेंगे, लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि वे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। और निश्चित तौर पर जिस तरह का हमारा अभी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ रही है, उस पर रोकथाम के लिए इन सब चीजों से ही बेसिक शुरुआत की जानी चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैविक खाएं, स्वस्थ रहें। क्या बात है। तो ये भी एक अच्छा नारा रवि जी ने दिया है। बहरहाल रवि जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दिए इजाजत। नमस्कार।